बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी पढ़ रहे हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में ये बारी बारी से देखते जाते हैं कि अगर उन मटेरियल्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेसिस्टिविटी या उनके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है। इसी क्रम में हमारा 5th नंबर जो मटेरियल हम ले रहे हैं दैट इज इंसुलेटर्स, यानी कि कुचालक पदार्थ जिन्हें आप कहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर कुचालक पदार्थों का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंसुलेटर्स का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं और इसके बाद उसके रीजन पर आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इनका जब हम ताप बढ़ाते हैं कुचालक पदार्थों का, ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। और बेटा मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधकता घट जाती है यानी कि इनका रेसिस्टेंस भी कम हो जाता है। मैं इनका रीजन आपको क्लियर कर दूं कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से इनमें ऐसा होता है। एक्चुअली इनमें वही प्रोसीजर होता है जो कि एक सेमीकंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता था कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें एटम्स का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। अब सिमिलरली यहां पर भी जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं तो कम टेम्परेचर पर तो इनमें इंसुलेशन ब्रेकडाउन नहीं होता, लेकिन एक निश्चित एक डेफिनिट हाई टेम्परेचर आने पर इनमें इंसुलेशन एटम्स का इंसुलेशन ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और उस सिचुएशन में जो भी एटम्स है उनसे इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। एटम्स से इलेक्ट्रॉन अलग होते ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाते हैं और इसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं उसकी। अब कंडक्टिविटी बढ़ाने से, कंडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी इसका मतलब प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे आपका सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा था, सेमीकंडक्टर में मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बन जाते थे, लेकिन इंसुलेटर में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, उसमें से इलेक्ट्रॉन टूटते नहीं है एटम्स में से। लेकिन एक डेफिनेट हाई टेम्परेचर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हमको मिल जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आपने सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 20 डिग्री कर दिया है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर आपने 20 डिग्री किया तो सेमीकंडक्टर में से 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन एटम्स में से टूटकर अलग हो गए। लेकिन जब आप इंसुलेटर्स में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के अलग नहीं होगा, 20 में नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इसका टेम्परेचर आप 200 डिग्री कर देंगे तो फिर 5 करोड़ नहीं निकलेंगे, लेकिन 1 लाख तो इसमें भी निकल जाएंगे उस समय। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उतने टेम्परेचर से इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनते। इसका हमें टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, लेकिन बनते हैं और उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। फिर जब हम मेटल्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर देते हैं और इंसुलेटर में भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब इंसुलेटर में अगर करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया इसका मतलब अब वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है ज्यादा, और रेजिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है, तो रीजन क्या निकलेगा, रीजन इसका निकलेगा अति उच्च ताप होने पर अति उच्च ताप पर कुचालक
अति उच्च ताप होने पर कुचालक पदार्थों के परमाणुओं से परावैद्युत भंजन के कारण जिसे आप इंसुलेशन ब्रेकडाउन कहते हैं, इंसुलेशन ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। जिससे इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। इनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध घट जाती है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी देखा था रेसिस्टिविटी का, m/ne² टाउ। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा बन जाएंगे रेसिस्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद इसके परमाणु से परावैद्युत भंजन के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है और इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? परावैद्युत भंजन, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। जैसा कि आपने देखा होगा, ये जो बिजली के पोल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स आपने देखे हैं, आप बाहर निकलते हैं पोल्स लगे होते हैं, पोल्स में से ऐसा वायर जाती है पावर हाउस से आपके घरों तक। उनमें जो इंसुलेटर्स लगे होते हैं, जब गर्मी का मौसम होता है और गर्मी अपने पीक पर होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उस समय उनमें से बहुत सारे इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के कारण उनका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा अधिकतर शॉर्ट सर्किट आपको गर्मी के मौसम में मिलता है, क्योंकि उस समय लोड भी ज्यादा रहता है गर्मी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में लोड ज्यादा रहता है। दूसरा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वेदर का टेम्परेचर हाई होने की वजह से बहुत सारे ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनका इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, उनकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है और इंसुलेटर के भीतर से भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और उसमें लाइन डैमेज हो जाती है, उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। तो ये होता है आपका इंसुलेटर्स के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं, जिसे हम नेक्स्ट जो मटेरियल हम ले रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल एंड दैट इज थर्मिस्टर। अगला मटेरियल हम थर्मिस्टर ले रहे हैं। क्या होते हैं ये थर्मिस्टर? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और आपको अभी जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो किस काम में आता है। बेटा, थर्मिस्टर के बारे में मैं बताऊं, थर्मिस्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, ताप बढ़ने से इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर के प्रति ये इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ने या घटने से इसकी रेसिस्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा टेम्परेचर केवल कम या ज्यादा हो जाए। थर्मिस्टर्स ऐसे मटेरियल हैं कि अगर इनमें 0.01 डिग्री टेम्परेचर भी कम या ज्यादा होता है तो इनकी रेसिस्टिविटी पर इफेक्ट आ जाता है। इतना तेजी से इनका रेसिस्टिविटी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ में। वैसे सबसे पहले बात यह आती है कि होता क्या है टेम्परेचर के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता जो इनकी होती है वो बढ़ जाती है।
ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये इनमें होता है कि अगर आप थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, और अभी अभी मैंने एक बात और बताई कि थर्मिस्टर्स का थोड़ा ताप कम या ज्यादा करने से ताप के साथ इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। और कितनी तेजी से परिवर्तित होती है उसका भी मैंने बताया कि 0.01 डिग्री टेम्परेचर भी अगर कम या ज्यादा होता है तो इनकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। और मैं आपको बताऊं, इनके इस गुण की वजह से ही इसके थर्मिस्टर का प्रयोग करके थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इनके इस गुण का प्रयोग करके ही विद्युत थर्मामीटर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा पहले जब आप डॉक्टर के पास अगर कभी जाते थे तो वो एक मरकरी का थर्मामीटर रखते थे। ग्लास की एक कैपिलरी होती थी, उस कैपिलरी के अंदर मरकरी भरा रहता था। फिर जब आप जाते थे तो उस मरकरी थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर वो मेजर करते थे। लेकिन अब जब आप कहीं क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बना के रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर लेके रखा है, उससे आपके टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो उसमें थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इनके इस गुण का प्रयोग करके ही विद्युत थर्मामीटर बनाए जाते हैं, करके ही थर्मिस्टर से थर्मिस्टरों के विद्युत थर्मामीटर बनाए जाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं कि कैसे इसके थर्मामीटर बनाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि थर्मिस्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है इनकी। थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। थोड़ा सा टेम्परेचर कम ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा बदल जाती है। इनके इस गुण का प्रयोग करके ही थर्मिस्टरों के विद्युत थर्मामीटर हम बनाते हैं। कैसे, थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले यहां पर ऐसे ये थर्मिस्टर लगाए जाते हैं, ऐसे ये थर्मिस्टर यहां पर लगा हुआ है। थर्मिस्टर, इस थर्मिस्टर में इसमें साथ एक कंडक्टर लगा करके हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना देते। छोटी सी सेल, आपने छोटी छोटी बटन सेल देखी होंगी, वो बटन सेल इसमें लगा देते हैं, प्लस और माइनस। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर को पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए इसी के साथ में एक मीटर इसमें लगा दिया जाता है। इस तरह से मीटर लगा देते हैं, एम्पियर मीटर लगा देते हैं, या करंट पढ़ेंगे तो एम्पियर मीटर ही लगाएंगे और यहाँ इसको जाके ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें एक सर्किट बन जाएगा और
टेम्परेचर को सेंस करे, इसके लिए हम एक टेम्परेचर का सेंसर लगा देंगे। इसमें यहां पर हम एक सेंसर ऐसा लगा देते हैं, मेटेलिक सेंसर। आप सभी ने देखा होगा, ये सेंसर आपको आगे साइड में देखने को मिलता है। तो ये जो अंदर वायर लगी हुई है, ये जो मटेरियल लगा है, ये थर्मिस्टर है। लेकिन ये जो ऊपर ये कैप लगी है, ये मेटल कैप लगी है, और यही है टेम्परेचर का सेंसर। टेम्परेचर सेंसर है ये इसमें एक बटन सेल लगी हुई है, और यहां पर हमने एक अमीटर लगा दिया है जो कि करंट को मेजर करके और हमें टेम्परेचर के बारे में जानकारी देगा। और ये पूरा हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया, और इस पूरे को हम प्लास्टिक बॉडी के अंदर बंद कर देते हैं। तो आप जब क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर लोग आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। और अब तो हम इसकी जगह पर ये इंडिकेटर वाला मीटर नहीं लगाते हैं, इसकी जगह पर एलसीडी का यूज करना शुरू कर दिया है, और हमने उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसका कैलिब्रेशन कर लिया है। हमने कैसे इसका कैलिब्रेशन किया कि जब भी हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो ये जो मेटल की कैप लगी होती है आगे की तरफ, जो कि टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, इसे हम बॉडी के कांटेक्ट में ला देते हैं। और उससे भी पहले हमने इसमें कैलिब्रेशन कैसे किया, सो इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हमने इस थर्मामीटर को आइस में रखा, बर्फ में, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में रखा। 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में रखा, इसका इंडिकेटर जितना चलेगा वहां पर हम लिख लेंगे 0 डिग्री। इसका मतलब है कि कभी भी अगर इंडिकेटर इस जगह पर आ जाएगा, इसका मतलब है उस बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री है। फिर हमने इसी सेंसर को, इसी थर्मामीटर को ले जाकर के भाप में रखा, पानी की भाप में, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में रखा। भाप में रखने से भी इसका इंडिकेटर चलेगा, ऐसे इंडिकेटर चलेगा, जहां रुकेगा वहां पर हम 100 लिख देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपने मीटर में एक जगह 0 भी बना दिया और एक जगह 100 भी बना दिया। इसी तरीके से कर करके बाकी भी हम वहां पर चिन्ह बना देंगे, साइन बना देंगे। अब एक बार साइन बना दिया, एक बार हमने इसको कैलिब्रेट कर दिया, इसके बाद जिसकी भी बॉडी का टेम्परेचर हमको मेजर करना होगा, अगर उसकी बॉडी में जाकर के हम इस मेटल कैप को कांटेक्ट में लाएंगे और उस सिचुएशन पे इंडिकेटर चलेगा। जैसे ही आपकी बॉडी इस मेटल कैप के कांटेक्ट में आती है, मेटल कैप से टेम्परेचर थर्मिस्टर को पहुंच जाता है, क्योंकि टच कर रहा है अंदर से। तो मेटल कैप से जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का, वो थर्मिस्टर पर जाके पहुंच जाता है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है, और आपने तो देखा कि थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप के साथ बहुत तेजी से बढ़ती है। थोड़े से टेम्परेचर को भी सेंस कर लेती है, 0.01, 0.02 टेम्परेचर तक को भी सेंस कर लेती है। तो इसमें सर्किट का रेसिस्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसका कैलिब्रेशन हमने चाहे मीटर में करें या एलसीडी में करें, इस तरह से करते हैं कि वो हमको सीधे टेम्परेचर के बारे में जानकारी देना शुरू कर देता है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में हम उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर जो है, इस तरीके से हम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अंदर में ये क्या लगा हुआ है, थर्मिस्टर, उसके ऊपर एक मेटल कैप लगी हुई है, टेम्परेचर का सेंसर, इसमें एक सर्किट बना है, छोटा सा बटन सेल लगाते हैं, यहां पर हम एक अमीटर लगा देते हैं, या एलसीडी का यूज भी करते हैं, इस जगह पर हम एलसीडी का। तो ये एक तरीका है कि इस तरह से हम थर्मामीटर को बनाते हैं। और कौन सा मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए, थर्मिस्टर। तो ये हमारा 6th नंबर मटेरियल था। इसके बाद हम इसमें और आगे चलते हैं, और नेक्स्ट मटेरियल हम देखते हैं सुपर कंडक्टर्स के बारे में, जिसे हम अति चालक बोलते हैं। सुपर कंडक्टर्स वे मटेरियल्स होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध शून्य होता है, करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R। अगर इनका रेसिस्टेंस 0 होगा तो करंट इनमें बहुत ज्यादा फ्लो होती है।
ये अभी तक बहुत कम ताप पर बनाए जाते हैं। जो सुपर कंडक्टर्स हैं बेटा, ये मटेरियल्स को हमने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर कम करके उन मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर बना लिया है हमने। बात समझ में आई कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर को कम करके एक डेफिनेट टेम्परेचर पर लाकर आप उन्हें सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से मटेरियल हैं और जितने टेम्परेचर पर आकर वो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम उसका बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन बेटा क्या होगी कि किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वह पदार्थ अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। आप एक मटेरियल लीजिए, उस मटेरियल का टेम्परेचर आप डाउन करते गए एक डेफिनेट टेम्परेचर ऐसा आ गया, बाई चांस वो डेफिनेट टेम्परेचर है 100 केल्विन। जैसे ही 100 केल्विन तक हम इसको लाए, हमने देखा इट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर, इट्स रेसिस्टेंस हैव बिकेम 0। तो अगर 100 केल्विन पर ये मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, उसका रेसिस्टेंस 0 हो गया, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट 100 केल्विन इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर दिस मटेरियल। इस तरीके से क्रांतिक ताप की हमने परिभाषा बनाई कि किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वह मटेरियल, वह पदार्थ अतिचालक की भांति व्यवहार करता है, उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने कुछ मटेरियल्स में देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ मटेरियल्स का कितना होता है। तो लेड का पीबी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4.19 केल्विन। अब 4.2 केल्विन आप कह सकते हैं कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 केल्विन। अब 4.2 केल्विन का क्या मतलब है? 4.2 केल्विन का मतलब है कि जब आप लेड का टेम्परेचर कम करते जाएं और कम करते करते जब उसका टेम्परेचर आप 4.2 केल्विन कर देंगे, उस समय जो लेड होगा, जो कि एक सुपर कंडक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं है, वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर पहुंच करके सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा एंड इट्स रेसिस्टेंस विल बिकम 0। ओके, सेम मरकरी के साथ भी यही है। मरकरी पारा आप सभी लोग जानते हैं। मरकरी Hg भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर कम करते 7.27 केल्विन कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये मरकरी भी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करती है, वो 7.27 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी की तरह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली ये दो मटेरियल्स और यहां पर लिखे हुए हैं। इसका जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज 105 केल्विन। 105 केल्विन टेम्परेचर आने पर ये सुपर कंडक्टर बन जाता है और ये 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अब सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि हम कहीं पर भी उसको यूज करेंगे सुपर कंडक्टर को, तो वो तो हम अपने रूम टेम्परेचर पर ही यूज करेंगे। तो हमारा रूम टेम्परेचर जहां भी यूज होगा, सुपर कंडक्टर लगाकर हम कंप्यूटर बनाएंगे, कोई भी डिवाइस बनाएंगे, तो उसको तो यूज तो हम रूम में ही करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही उसको यूज करेंगे। तो हम चाहते क्या है, हमारा थर्स्ट क्या है? हमारा थर्स्ट ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर किसी मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बना पाएं। अब रूम टेम्परेचर पर किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाने का मतलब है कि 300 केल्विन पर उसको सुपर कंडक्टर बनना चाहिए, बिकॉज द रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन। तो हम 300 केल्विन टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बना पाए हैं
तो 125 केल्विन पर सुपरकंडक्टर बना पाए हैं। हम 300 केल्विन पर सुपरकंडक्टर बनाना चाहते हैं, अभी भी 175 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर पर हम चाहते हैं कि कोई मटेरियल मिले और वो सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करे, क्योंकि हम चाहे सुपरकंडक्टर का यूज अपने लैपटॉप में करें, कंप्यूटर में करें या किसी भी डिवाइस पे हम करें, मोबाइल फोन्स में करें, तो कहीं पर भी करेंगे, लेकिन यूज तो हम उसको रूम टेम्परेचर पर ही करेंगे ना। तो उस मटेरियल का रूम टेम्परेचर पर सुपरकंडक्टर की तरह बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन ये काम अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। 125 केल्विन तक हमने सुपरकंडक्टर बना लिए हैं, हम चाहते हैं 300 केल्विन पर सुपरकंडक्टर बने। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है हमारे भविष्य में ऐसा हो जाए, उस समय हम सुपरकंडक्टर्स का यूज करेंगे और ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज होगा, ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा अगर सुपरकंडक्टर हम बना लेते हैं, क्योंकि सुपरकंडक्टर बना लेने से सुपरकंडक्टर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं ये यहां पर हम एक नजर देख लेते हैं। सुपरकंडक्टर अगर बन जाएगा तो हम क्या क्या कर पाएंगे आपको मैं बताता हूं। देखिए, पहला एप्लीकेशन है कि अति तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर या लैपटॉप इसके बनाए जा सकते हैं। मतलब अगर हम कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो कि बहुत फास्ट वर्क करे, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम ऐसे कंडक्टर्स उसमें यूज करें जिसकी रेसिस्टेंस जीरो हो, मीन्स हम सुपर कंडक्टर उसमें लगाना चाहते हैं। अभी जो हम कंडक्टर्स लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं, ये सारे के सारे कंडक्टर सुपर कंडक्टर नहीं होते। तो इन कंडक्टर्स में जब भी कभी करंट फ्लो होती है ना, तो इन कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मेटेलिक कंडक्टर होते हैं और आप सबसे शुरू में मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब भी इनमें करंट फ्लो होती है तो इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने से बड़े हीट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। और गर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब ये ज्यादा करंट, हीट H इज इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा I²RT। जितनी ज्यादा करंट, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा वो हीट क्रिएट करेगा। तो उन कंडक्टर्स में, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं, उनमें जब करंट फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है, और उतनी हीट से वो सारी की सारी डिवाइसेस हमारी थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप जानते हैं कि उनमें जल जाने का भी खतरा होता है। इसलिए वो बहुत ज्यादा वर्क तेजी से नहीं करते, क्योंकि चार्जेस के मार्ग में कुछ न कुछ रेजिस्टिविटी रहती है। तो बहुत तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर भी हम बना सकते हैं अगर सुपर कंडक्टर लगाते हैं। आप सोचेंगे कि सिल्वर तो एक अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर लगा करके बनाइए। तो हम सिल्वर लगा करके भी अगर बनाते हैं तो उस सिल्वर का भी अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं होता कि सिल्वर का प्रतिरोध नहीं होता, सिल्वर की रेजिस्टिविटी नहीं होती। सिल्वर की रेजिस्टिविटी भी कुछ ना कुछ होती है, जिसकी वजह से सिल्वर तक गर्म हो जाता है। दूसरा, विद्युत शक्ति का स्थानांतरण बहुत आसान हो जाएगा। आप देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के रूप में डेटा ट्रांसफर करते हैं, हम करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इन सब के लिए अगर हम सुपर कंडक्टर यूज करेंगे, तो जैसे आप देखते हैं मोबाइल फोन से कंप्यूटर में या कंप्यूटर से मोबाइल फोन में आपको डाटा ट्रांसफर करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आप एक केबल लगाते हैं, केबल से डाटा ट्रांसफर करते हैं आप। उसमें रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस की वजह से डाटा ट्रांसफर में टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर ये सुपर कंडक्टर हमको मिल जाएंगे तो हम उस डाटा केबल की जगह सुपर कंडक्टर से बनी हुई केबल का यूज करेंगे, और फिर हमें मोबाइल फोन से लैपटॉप में या लैपटॉप से मोबाइल फोन में डाटा ट्रांसफर करना होगा, तो वो सुपर कंडक्टर वाली जब केबल लगाएंगे तो डाटा बड़ी स्पीड में ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज, हीट भी क्रिएट नहीं होगी, गर्म भी नहीं होंगे हमारी डिवाइसेस जो होती हैं। तीसरा जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर प्रबल विद्युत चुंबक बनाए जा सकते हैं। इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हम बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। विद्युत चुंबक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बनाए जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्यों बनाना चाहते हैं?
तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हम बनाएंगे तो इससे हमारे बहुत सारे काम होते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें आयरन की बहुत बड़ी बड़ी गर्डर्स होती हैं। हमारे पास बाई चांस एक गर्डर है जिसका वेट है 20 टन, 20 टन की एक लोहे की गर्डर है हमारी, और हम चाहते हैं कि 20 टन की इस गर्डर को हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं। अब अगर उसमें वर्कर्स लगते हैं तो बहुत हमको वर्कर्स लगेंगे और काफ़ी डेंजर भी होगा, और उतने वर्कर्स से भी शायद वो 20 टन की गर्डर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हमको काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक क्रेन बनाई। क्रेन में उसमें एक बूम लगा दिया यहाँ पर, और हमने उसमें करंट फ्लो करवाई। जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको मिलेगा पढ़ने का मौका कि जब आप करंट फ्लो करते हैं तो वो चीज़ चुंबक बन जाती है, और करंट को आप फ्लो करवाना बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो करंट का फ्लो होना भी उसमें बंद हो जाता है, और उस सिचुएशन पे उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है। अब 20 टन की अगर गर्डर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक आपको ले जाना है तो बहुत ताकतदार मैग्नेट चाहिए, बहुत ताकत वाला मैग्नेट आपको चाहिए। तो क्रेन के बूम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। अब क्या किया जाएगा कि उसमें जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो उसका बूम जाएगा और 20 टन की गर्डर को ऐसा चिपका लेगा। चिपका के हम क्रेन से उसको उठाएंगे और जहां हम उसको ले जाएंगे वहां ले जाकर उसको रखेंगे और इसकी करंट को ऑफ कर देंगे। इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा और ये इसको छोड़ देगा। फिर क्रेन हमारी हट जाएगी वहां से, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो इस काम के लिए हमको बहुत हाई करंट उसमें देनी पड़ती है। अब बहुत हाई करंट देंगे तो बहुत ज्यादा हीट भी क्रिएट होगी। आप ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा करंट होने से बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगी। अब बहुत ज्यादा करंट होने से जब बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होगी तो जिस तार में वो करंट फ्लो होगी वो तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और उसमें आग लगने का डेंजर भी बना रहता है। तो आग भी लग सकती है, उसमें जल भी सकता है वो तार। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर होगा हमारे पास, अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर होगा तो उसका रेसिस्टेंस कैसा है? 0। अब अगर करंट मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी, बहुत हाई करंट की आवश्यकता पड़ेगी भी, तो करंट बहुत हाई हो भी जाएगी, लेकिन उसका आर कैसा है? 0। तो हीट कितनी जनरेट होगी? 0। आप देख सकते हैं करंट कितनी भी हाई आप लीजिए, लेकिन सुपर कंडक्टर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा? 0। अब आई तो बहुत ज्यादा है लेकिन आर ही 0 है, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन कैसा हो जाएगा? 0। तो हीट कितनी क्रिएट होगी? 0। और तार बड़ी आसानी से हमारे सारे वर्क होते रहेंगे। तार में हीट पैदा नहीं होगी, आग नहीं लगेगी, तार जलेंगे नहीं, हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए और भी एक चीज यूज करते हैं। हमने क्या किया, एक मैग्नेट हमने नीचे लगाया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और एक मैग्नेट ऐसा हमने ऊपर लगाया। एक मैग्नेट नीचे, एक मैग्नेट ऐसा ऊपर उसके, और दोनों में करंट को ऐसा फ्लो करवाया कि एक जगह पर दोनों के सेम पोल बन जाएं। जैसे अगर इसमें नॉर्थ पोल बना यहां पे, तो ऊपर वाले मैग्नेट में भी इस जगह कौन सा पोल बने? नॉर्थ। और अगर नीचे वाले में साउथ बना तो ऊपर वाले में भी उस जगह पर क्या बनना चाहिए? साउथ। और हमने उसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, इतनी हाई करंट उसमें फ्लो करवाई कि दोनों के, एक का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ, एक का साउथ दूसरे का साउथ, एक दूसरे के ऊपर है। जैसे ही आप करंट फ्लो करवाएंगे तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा उठ जाएंगे। एक तो जो नीचे प्लेट रखी होगी वो रखी रहेगी जमीन में, ऊपर वाली प्लेट क्या हो जाएगी? रिपल्सन की वजह से, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा, साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करेगा, ऊपर वाली प्लेट ही ऐसा उठ जाएगी। अब ये जो ऊपर वाली प्लेट उठ गई, इसमें हम अपनी पूरी की पूरी ट्रेन रख देंगे। ट्रेन रख देंगे, उसमें आगे इंजन लगा देंगे और उस इंजन को चला देंगे हम। जैसे ही इंजन चलाएंगे तो ये इस जो ट्रैक बनी है, प्लेट बनी हुई है, इसमें ये ऐसा भागेगा। अब ऐसा भागेगा तो पूरी ट्रेन चलेगी हमारी, और हवा में पूरी ट्रेन चलेगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। जब आपकी ट्रेन
ऐसा रेलवे ट्रैक पर चलती है तो उसमें पहिए और रेलवे ट्रैक के बीच में घर्षण बल लगता है, एक फ्रिक्शन होता है। लेकिन यहां तो सेम पोल मैंने क्रिएट कर दिए और इतना ज्यादा हाई करंट फ्लो करवाई कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया। ऊपर वाली प्लेट ऐसा उठ गई, इसके ऊपर हमने पूरी ट्रेन रख दिया, उसमें एक इंजन लगा दिया, इसको चला दिया, तो ये पूरी की पूरी ट्रेन ऐसे चली जाती है, हवा में चलकर चली जाती है। तो चुंबक की ट्रेन और एयर में तैरते हुए जाती है, लेविएट करते हुए जाती है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। इसी का नाम रखा गया मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन, और इस मैगलेव ट्रेन को सबसे पहले चाइना ने बनाया, जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चलती है। इसकी स्पीड लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की होती है। इतनी हाई स्पीड में ये मैगलेव ट्रेन आपकी चल सकती है और बिना घर्षण के हवा में ऐसा भागती है ये ट्रेन, इसको मैगलेव ट्रेन कहते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया, कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम सुपर कंडक्टर्स बना लेंगे, क्योंकि उस समय कितने भी हाई करंट हमको देनी पड़े, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों हीट प्रोड्यूस नहीं होगी? बिकॉज सुपर कंडक्टर्स हैज द रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। उनका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो आप कितनी भी हाई करंट का यूज करें, रेजिस्टेंस 0 है तो हीट क्रिएट हो ही नहीं सकती है। इस तरह से ये सुपर कंडक्टर्स हमारे मटेरियल्स होते हैं। क्योंकि ये भी मटेरियल्स की कैटेगरी है, इसलिए मैंने यहां पर इसका जिक्र किया कि इनकी रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। तो आज हम अपने इस क्लास में इतना रख लेते हैं। अब यहां पर से हमारा टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी पर जो इफेक्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट। तो उनको स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।